सो वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमने समझा था कि वी यूज टू परफॉर्म ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फर्दर बाइफर्केशन हुआ था 3 पार्ट्स में, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम बिज़नेस कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल हो सकते हैं जैसे कि सीए, डॉक्टर, सम सीएस, इंजीनियर। हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ हम जॉब कर सकते हैं इन एनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट्सोएवर. Okay, now understand that what is the difference between business, profession and employment. ओके बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट इट्स जस्ट अ रिविजन। दैट इज़ हेल्पिंग अदर्स, केयरिंग फॉर योर लव्ड वंस, कुकिंग फूड फॉर योर फैमिली, शोइंग एम्पैथी, सिंपैथी, जिसमें कि मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, मीन्स बिजनेस पर्पज से हम नहीं करते हैं, दैट वी परफॉर्म विद द पर्पज ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ओके, नाउ कम्स टू द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो आप देख सकते हो दैट जो भी डिफरेंस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो हम समझेंगे कि बिज़नेस में क्या मोड होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. बिज़नेस में मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट कैसा होता है? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम परफॉर्म करते हैं कोई भी बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए. सिंपल, अगर हम एक सोच रहे हैं कि मुझे एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है तो आई विल टेक सर्टेन लाइसेंसेस लाइक FSSAI वगैरह के लाइसेंसेस, फूड लाइसेंसेस चाहिए. तो कुछ सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद हम बिज़नेस को बिगिन कर सकते हैं. प्रोफेशन के केस में कैसे इस्टेब्लिश होता है, ऐसे समझो. जब कोई प्रोफेशनल होता है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई सीए बन रहा है, तो डॉक्टर्स जैसे कि गवर्न होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से. ठीक है, तो वो पढ़ाई करेंगे, अपनी ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें अपनी काउंसिल का मेंबर बनाती है, डिग्री देती है. देन दे आर ऑथराइज टू परफॉर्म एज अ डॉक्टर. वैसे ही सीए में होता है कि आप सारे उसके लेवल्स क्लियर करते हो, ट्रेनिंग करते हो. जब ये सब फिनिश हो जाता है उसके बाद ICAI हमें मेंबरशिप नंबर अलॉट करता है, प्लस हमें डिग्री और रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स देता है. उसके बाद हम प्रोफेशनल बन जाते हैं और इस प्रोफेशन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है. पहले आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो, रिटन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है. उसके बाद अगर उस कंपनी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है तो वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं. उसको हम एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कह सकते हैं, सर्विस अग्रीमेंट भी कह सकते हैं. तो जब वो हमें मिल जाता है उसके बाद यू कैन परफॉर्म ऑन दैट जॉब. तो आपको समझ में आया ना कि बिज़नेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट किस तरह से डिफ़र करता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ नेचर ऑफ वर्क. बिज़नेस में क्या होगा भाई, बिज़नेस या तो आप गुड्स का करोगे या आप सर्विसेज का करोगे. लाइक एक ग्रॉसरी सेलर है, ठीक है, वो ग्रॉसरीज बेच रहा है, तो दोज आर गुड्स. ओके, सर्विसेज में जैसे कि आपकी ट्रैवल एजेंसी हो गई. ओके, कोई जैसे कि मेड्स या हाउस हेल्प प्रोवाइड करने की भी एजेंसीज़ होती हैं, तो ये उनकी तरफ से सर्विसेज की रेंडरिंग हो गई. तो बिज़नेस में आपके गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, उनका हमें प्रोविज़न करना होता है. मींस अगर हम या तो कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे अपनी फैक्ट्री में, उसके बाद हम फाइनल कस्टमर को डिलीवर करेंगे, या फिर हम उन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. सिंपल ट्रेडिंग इज़ लाइक हमने किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, बाय किया और आगे जाके सेल कर दिया. या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, जैसे कि एसीज़ होते हैं, है ना. एसीज़ में आपकी हर साल सर्विसिंग होती है, ठीक है, तो वो एक तरह से गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको एसी नहीं ख़रीदने को कह रहे हैं, वो अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं. एवरी ईयर दे कॉन्टैक्ट यू कि अगर आपको एसी की सर्विसिंग करानी है तो फिर हम आपको पास बंदे को भेज सकते हैं. तो बिज़नेस या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा. ठीक है. देन कम्स प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज. हम जिस चीज़ के प्रोफेशनल हैं हम वो सर्विसेज देते हैं. अगर मैं डॉक्टर हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं एज अ डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी. मैं ब्रेन सर्जरीज़ परफॉर्म कर रही होंगी. मैं ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को देखती हूँ जिनको कुछ न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं,
राइट। तो प्रोफेशनल वो जिस चीज़ का प्रोफेशनल होता है वो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, भाई आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी आपको स्पेसिफाई करती है कि ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। ओके, नाउ कम्स क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस में आपको कोई ऐसे एज सच मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। प्रोफेशन के केस में येस, क्वालिफिकेशन इज़ वेरी मच मैंडेटरी। अगर आप सीए कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट आपने 12th पास आउट किया हुआ है विद दिस मच परसेंटेज मिनिमम, एंड उसके बाद ही आप एलिजिबल हो टू अप्लाई इन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर गिविंग फाउंडेशन एग्ज़ाम्स एंड देन फर्दर लेवल्स। ठीक है, तो प्रोफेशन के केस में क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी होती है। बिना क्वालिफ़िकेशन दिए आप एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो। आपको खुद भी वो क्वालिफ़िकेशन एक्वायर करनी होगी, और कुछ प्री रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको मैंडेटरी फुलफ़िल करनी होगी। एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई पीएन चाहिए तो वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको 8 पास पर्सन चाहिए या 10th पास चाहिए या 12th पास चाहिए। अगर उनको कोई अपने कंपनी में चाहिए फ़ाइनेंस के रोल के लिए तो एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होना चाहिए, या फिर सीए भी हो सकता है। तो जो भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमें स्पेसिफाई कर देती है कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन ली होनी चाहिए जिससे कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। राइट, देन कम्स रिवॉर्ड और रिटर्न। तो बिज़नेस के केस में भाई जो हमने प्रॉफिट अर्न किया होता है वही हमारा रिवॉर्ड होता है। मैंने 100 रुपये में गुड्स ख़रीदे थे, मैंने 500 रुपीज़ में उसे सेल किया, सिंपल समझते हैं अभी, तो 400 रुपीज़ इज़ माई प्रॉफिट। प्रोफेशन के केस में जो आपकी प्रोफेशनल फ़ीस होती है, डॉक्टर को जो फ़ीस मिलती है, सीए को जो फ़ीस मिलती है, इंजीनियर को जो फ़ीस मिलती है, दैट इज़ द रिवॉर्ड और यू कैन से द रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट के केस में सैलरी आती है एम्प्लॉयज़ की, और जो लेबरर्स होते हैं उनको मिलती हैं वेजेस। सैलरी होती है मतलब उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाउ कम्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बिज़नेस को माना जाता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से? अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को क्लोथ्स का बिज़नेस करना है, ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स है, तो अब उसको एक जगह चाहिए होगी डिस्प्ले करने के लिए, एक शॉप टाइप इस्टेब्लिशमेंट। अब वो अगर ओन्ड है तो ठीक है, अगर वो रेंट पे लेने जाता है तो रेंट का खर्चा आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होंगे क्लोथ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेडीज़ के गारमेंट्स में डील करने वाले हो तो साइज़ एस से लेकर साइज़ XXL 4XL एज योर विश उस तक के साइज़ के आपको गारमेंट्स का स्टॉक लाना होगा। तो अगेन यू नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आपने किसी को अपनी हेल्प के लिए रखा है तो आप उस पर्सन को भी सैलरी दोगे। ठीक है, तो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब वो डिपेंड करता है आपका बिज़नेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। कोई सोलर पैनल की ट्रेडिंग का बिज़नेस करने वाला है, सोलर पैनल, नाउ इमेजिन, ये बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, इसमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है, अदानी या अंबानीज़, यू अंडरस्टैंड ना, अगर वो कोई गुड्स को बेच रहे हैं तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब जैसे कि मिस्टर अंबानी 2016 में जब रिलायंस जियो लेकर आए, उस टाइम भारती एयरटेल एंड दिस वोडाफोन आइडिया वगैरह ने मार्केट को अच्छा कैप्चर किया हुआ था, तो ही स्पेंट लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन स्टैब्लिशिंग दैट। मतलब टावर्स लगाना, दीज फाइबर नेटवर्क्स लगाना, 4G प्रोवाइड करना, दैट वाज नॉट इजी, उस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा था। तो हमेशा ही ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का साइज़ क्या है। आप अभी बिल्कुल एक बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि एकदम से मैं बहुत खर्च नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करके कुछ बिगिन करता हूँ। नाउ कम्स टू प्रोफेशन। प्रोफेशन में ऐसे सोचो कि थोड़ा लिमिटेड लगता है, बिकॉज जो आपकी नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, दैट इज़ योर रियल कैपिटल। ठीक है, डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल आपको कोई स्पेस चाहिए होती है जहाँ से बैठकर आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दो, तो इट कैन बी रेंटेड, तो एक रेंट का खर्चा आ गया। अगर वो ओन्ड स्पेस है तो आपका एक्सपेंस थोड़ा कम हो गया, दैन स्टेशनरी वगैरह, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो बट ऐसे समझ लो कि बिज़नेस से थोड़ा कम। देन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल नहीं चाहिए होती है, कुछ भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, अब आपको उस जॉब में जाके परफॉर्म करना है तो आपको सैलरी मिलेगी। ओके, नाउ कम्स द सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ रिस्क। बिज़नेस में बहुत सारा रिस्क प्रेजेंट होता है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है।
ठीक है। प्रॉफिट्स काफ़ी अनसर्टेन होते हैं, हमें नहीं पता होता कि भैया हमें प्रॉफिट्स होंगे या हमें लॉसेस होंगे। अंबानी का जियो रिलायंस के ही एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिस्क किस तरह से होता है। जिस वक्त उन्होंने मार्केट में जियो को वो लेकर आए थे, इट वाज़ अ वेरी बिग रिस्क। उस वक्त मार्केट में जो इंटरनेट डेटा के चार्जेस होते थे, दे वर वेरी हाई, जैसा कि एयरटेल और आइडिया वोडाफोन वगैरह ने कर रखा था। दे वर वेरी हाई चार्जेस। और मिस्टर अंबानी ने क्या किया था, जब वो जियो को मार्केट में लेकर आए तो बहुत ही कम प्राइसेस, सस्ते दामों पे लेकर आए थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। मींस वही फाइबर्स वगैरह, लाइंस, टावर्स एंड 4G 3G, उस टाइम तो 3G ही था, नेटवर्क के लिए वर्क करना, स्टैब्लिश करना चीज़ें। तो इट वाज़ अ हेवी इन्वेस्टमेंट थिंग। और रिस्क उसमें क्या होता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो ना, आपने 1 लाख रुपए किसी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करे हैं तो आप चाहोगे कि ना कि आपको प्रॉफिट मिले। भाई आपने 1 लाख लगाए हैं तो आपके मन में होगा ना कि कीपिंग इन लुकिंग एट माई बिज़नेस, मैं इससे 5 लाख रुपीज़ अर्न कर लूँ ताकि मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जब उन्होंने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे थे तो रिस्क था। बट जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिवॉर्ड भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रिवॉर्ड मिलता है। समटाइम्स अ पर्सन कैन इनकर लॉसेस एज वेल। तो बिज़नेस का ही नेचर होता है, रिस्क है, रिवॉर्ड है, रिटर्न है, बट इट दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द बिजनेस। ओके। प्रोफेशन के केस में क्या होता है कि फ़ीस होती है, जनरली फ़िक्स फ़ीस होती है। जितने पेशेंट्स आते हैं, जितने क्लाइंट्स आते हैं, वो आपको आपकी रिक्विजिट फ़ीस देकर जाते हैं, तो कंपैरेटिवली लेस रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, आपकी सैलरी होती है जो कि फ़िक्स्ड होती है, मंथ के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इसीलिए लोगों को, एज़ यू हैव सीन, सरकारी नौकरी बहुत पसंद है, या प्राइवेट जॉब्स भी अच्छी होती हैं, अच्छी कंपनीज़ आपको टाइमली पे कर देती हैं, उसमें रिस्क नहीं होता है। ओके। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, बिज़नेस इज़ ट्रांसफरेबल। ठीक है, किसी ने सोच लिया कि भाई मुझे बिज़नेस अब नहीं करना है, मैं किसी एक्स पर्सन को सेल करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी जगह मेरा बिज़नेस कर लेना, मैं आपको सेल कर देता हूँ, आप उसका मुझे बदले में पेमेंट दे देना। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके, पेपर वर्क करके ये पॉसिबल है। बट क्या प्रोफेशन में भी ये पॉसिबल है क्या? आज हम जिस डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, क्या वो डॉक्टर ऐसा कर सकता है कि आज मेरा अपने क्लिनिक पे बैठने का मन नहीं है तो मेरे प्यारे चाचा जी, जिनका नाम है चंगू राम, वो मेरी जगह क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट्स को देख सकते हैं, दवाइयाँ लिख सकते हैं, सर्जरीज़ वर्जरीज़ परफॉर्म कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नो 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 नो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सीए के केस में भी ये पॉसिबल नहीं है। जो पर्सन ऑथराइज्ड है, जो सीए है, डॉक्यूमेंट्स भी वही साइन करेगा। एंड लोग प्रेफर करते हैं कि एडवाइस वगैरह एंड फाइनल जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, उन्हीं से हो। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट के केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे जॉब मिली है तो मेरी जगह आज मेरा मन नहीं है तो पापा जाके जॉब कर लेंगे, भाई जाके जॉब कर लेगा। नो 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 नो, दिस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिज़नेस में एज सच कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता है। हम बिज़नेस शुरू करते हैं, ये एक बहुत छोटे से बिज़नेस की बात हो रही है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कीपिंग इन द माइंड कि हम किस कंट्री में रहते हैं, क्या कंडीशंस हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। एंड देन प्रोफेशन में येस, जो भी प्रोफेशनल बॉडी से हम गवर्न होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करती है। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपको प्रिस्क्राइब करके देती है कि एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट विच यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो वाइल यू आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। ओके, सो दिस पोर्शन इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। मैं इसका एक निमोनिक भी आप सबको बता सकती हूँ। द निमोनिक इज़ मैं क्यों RCRTC करूँ। मैं इज़ MN, Q is Q, RCR is RCR, you can see that. TC is the last 7th and the 8 points, TC करूँ. So this is the mnemonic which can help you to retain this.